अब एक हमारे साथ किंग ऑफ हरियाणा आ गए। मेरे पास तो लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे बताऊं अत्री साहब को। और अत्री साहब, मैंने कहा था कि आज कल कयामत की रात थी भूपेंद्र हुड्डा के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए, अभय सिंह चौटाला के लिए, सबके लिए। आज कयामत की रात आपकी है, क्योंकि आपने चैलेंज दिया कि मैं वोट परसेंटेज आने के बाद मेरा जो सर्वे है वो मैं आपके आगे रखूंगा और मेरे ही व्यूअर्स के लिए आप रखने जा रहे हैं। तो जनाब शुरू हो जाइए अत्री साहब, अब हम आपको सुनना जा रहे हैं। बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ। अब किस बोलेगा और मैं सुनूंगा। दीपक जी, सारे साथियों से, दोनों सीनियर पैनलिस्ट साथियों से एक तो कान पकड़ के माफी बिना शर्त कि मैं थोड़ा लेट हो गया। आजकल थोड़ा लेट 20 मिनट 25 मिनट आपने इंतजार करा दिया। 25 मिनट बहुत बड़ा वक्त है साहब। यूट्यूब पे बिजली चलना आने का था, अंधेरा था बहुत ज्यादा और लाइट नहीं आती, तो इस कारण। तो क्या हुआ, जाते जाते नायब सिंह सैनी ने आपके गली की तार काट दी बिजली की? तो जैसे काम करोगे वैसे ही फल देंगे नायब सिंह सैनी। उसमें क्या है, जैसे हम काम करते हैं तो हमारे को बिजली चाहिए भी क्यों। अत्री साहब शुरू हो जाइए, अब मंच आपका है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जब हम बात कर रहे हैं, फाइनल डेटा नहीं आया है। आमतौर पर ये होता था, आपको ध्यान होगा 7-7:30 तक एक टेंटेटिव डाटा आता था ईसीआई से, और उसके बाद वो अपडेट करते रहते थे नेक्स्ट मॉर्निंग तक, और मैक्सिमम 11 बजे तक। आपको ध्यान होगा इलेक्शन कमीशन जब हम कॉल करते थे, एक डिप्टी सेक्रेटरी ईपीसी करता था, उसके बाद वो अपडेट होता जाता था 11। अब जो स्थितियां हैं, आपको पता है लोकसभा का डेटा कब अपडेट हुआ, किस किस फेज का कब हुआ, 10-10 दिन की बात हुई। तो उस पर बहुत ज्यादा उछल कूद करने की बजाय मैं आपको एक सीधी बात, एक सीधा प्रत्यक्ष तौर पर जो मैंने देखा, जो समझा। देखिए, एक बहुत साधारण बात है दीपक जी। जिस दिन से हमने आपके यहाँ शुरू किया ये कार्यक्रम, पहले दिन से मेरा एक आकलन था, उस पर तमाम बार बहस की हमने, हर रोज आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर या सारी बात। मैंने हमेशा ये कहा कि साहब 7 से ±2 सीट कांग्रेस पार्टी, ये लगातार था। और बीजेपी मैक्सिमम मैं मानता था 15, मिनिमम 10 सिंगल डिजिट 9 और मैक्सिमम 20। उसका कारण था वही पोलिंग परसेंटेज कि उसको देखेंगे तब उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब अपने पास जो डेटा है वो 5 बजे तक का डेटा है, और उसमें 61% कहा गया है। उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं। उसका जो अगर आप पहले तो ये बताइए कि ये जो 61% का डेटा, यानी 61% लोगों ने 5 बजे तक, 61% वोटर ने 5 बजे तक वोटिंग करी, तो ये 6 बजे और उसके बाद जितने भी लोग बच जाते, ये लास्ट आवर में जो डेस्परेट आवर होता है, उसमें ये डाटा 61 से कहां तक जा सकता है? 72%, 73, 70? दीपक जी, 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो, हम करते हैं व्यवहारिक बात, हमने कोई हवाई फायर तो करने नहीं, ना हमें कुछ उस तरह की टीआरपी लेनी है, उस तरह की हम चीज नहीं करते। जो तमाम चैनलों पर मैं सुबह से देख रहा था वहां पर बैठ के, और ये जितने दिन की आप बात कर रहे होगे सारे, एक भी चैनल पर, मैं तो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, अब आया हूं आपके पास, सुबह से एक भी चैनल ने अपने सैंपल का साइज नहीं बताया एग्जिट पोल का। उसने ये नहीं बताया कि हमारा मॉडल्स क्या है, हमने किन से बात की है, हमने कितने ग्रेजुएट से बात की है, कितने अंडर ग्रेजुएट से बात की है, कितने शेड्यूल कास्ट से बात की है। ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सर्वे के एग्जिट पोल में। वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है और ये डेटा साइंस है। हिंदुस्तान में इसका जो जुलूस निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने आकर के, उसकी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो 5 बजे तक का डेटा आपके पास आया है वो 61% का डेटा है दीपक जी। वो भी पूरा अपडेट हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए रूरल के अंदर भी बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है, गांव है, किसी आरओ ने किया नहीं किया, बहुत सारी चीजें होती है। हरियाणा में जो पारंपरिक तौर पर दीपक जी है, वो 69 से लेकर के 76% के बीच में पोलिंग आमतौर पर असेंबली चुनाव में रहती है। लेकिन चूंकि 61 है तो मैं आप 76 तो नहीं कह सकते, तो हम तो एक अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर हरियाणा के अंदर 69 से 71% तक पोलिंग होती है फाइनल डेटा, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 58 सीट होगी। लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि फिर 8 तारीख को आप मैच भी करोगे और आज सारी चीजें करोगे। अगर 69 से 71% के बीच में वोटिंग हुई तो 58 सीट आएंगी। तो एक आध सीट प्लस माइनस हो सकती है, और मैं आप ज्योतिषी नहीं, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये डेटा 74-5% के आसपास गया पोलिंग की बात करो, तो ये सीटें 65 से 70 के बीच में भी हो सकती है, और ये हो चुका है। आपको ध्यान हो 2005 के अंदर कांग्रेस को
हाईएस्ट एवर वो सीट मिली थी 67। वो बेसिकली डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। एक चीज हमने आज ऑब्जर्व कर ली दीपक जी, जो आपके दर्शकों के लिए बताना बहुत जरूरी है, और इस देश के किसी चैनल ने नहीं बताई। मैंने 2-4 जगह बताने की कोशिश की, तो दूसरे कैंडिडेट को दूसरे अपने एक्सपर्ट पे जंप ओवर करके वो क्या चीज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक जी कोर वोट बैंक है, सारा देश जानता है, वो शहरी वोट बैंक है। और हरियाणा के अंदर बड़े शहर कौन से हैं? नंबर 1 मिलेनियम सिटी गुड़गांव, वहां पर गुड़गांव बहुत ज्यादा। फरीदाबाद के अंदर पोलिंग कम है, बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद करनाल में पोलिंग कम है। उसके बाद पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो अंबाला में भी पोलिंग कम है। पंचकुला के अंदर तो बहुत ही कम पोलिंग है। हिसार के अंदर सावित्री जिंदल कांड थोड़ा सा एवरेज सुधरा, लेकिन आज भी कम है। तो शहरी सीटों को जब आप अगर पोलिंग कम करोगे तो दीपक जी उसमें सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये आप मानेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे। अब डिपेंड, मैं तो उस दिन से आपको एक बात कर रहा हूं कि साहब, एक बार वोटिंग का अगर फाइनल पैटर्न आ जाए ना, तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि किस कंस्टिट्यूंसी में कितनी परसेंटेज का क्या मतलब। वो डेटा हमारे पास ना। अत्री साहब चलिए ठीक है, कल फिर बुला लेंगे, उसमें क्या है। आपको कल फिर मैं बुलाऊंगा, कल तक अगर जब डेटा आ जाएगा फिर आपको मैं बुला लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 30-32 वर्षों से पूरा हरियाणा आपने खंगाल दिया। आप ये मुझे बताइए मेहरबानी करके कि ये जो 55 सीटें एवरेज जो हमने अभी पोल, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसका मैंने एवरेज निकाला, एवरेज जो है 55 के आसपास बैठता है, 55 के आसपास। तो अगर 55 सीटें कांग्रेस की है एवरेज, सारा का डेटा का मैं अनुपात निकाल लूं, ये 55 से कितना ऊपर कांग्रेस जा सकती, ये मुझे बताइए, कितना जा सकती। एक संभावना सर, नहीं, संभावना ही कह रहा हूं। जो हर एक आदमी की ना एक अपनी जो कन्विक्शन होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है। मैं तो जिस दिन से आपके पास से आना शुरू किया, आपने कभी देखा कि मैं टच से मच नहीं हुआ अपने डेटा के ऊपर, फर्स्ट डे से आज तक। और मेरा केवल बेसिस एक ही होता है चुनाव का, कि किसी तरीके से फाइनल डेटा आ जाए पोलिंग का। पोलिंग के डेटा के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। वो हवाई फायर ना तो आप कर सकते, ना आपकी आदत है, मुझे पता है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और ना मेरी है। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही आरामदायक स्थिति में बहुमत के साथ सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अब केवल देखना यह है कि रूरल और अर्बन का डिवाइड वोट पोल में कितना है। केवल सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है, वैज्ञानिक बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप पीछे हट गए, मैं पीछे हट गए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को, जो तमाम गोदी चैनल है, वो वाली हरकत नहीं कर सकते तो उनको कोई सैंपल साइज भी ना बताए। किसी ने एक सैंपल साइज बताया तो बता दीजिए मुझे आप। हमने तो सारी स्टेट में धक्के खाए हैं लगातार। तो मेरा आपको कहने का पर्पस, आपने जो 55 निकाला है ना, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं जो आपने 55 निकाला है वो रीजनेबल है। और उसको आप ये मानिए, आपके उस पर कह रहा हूं, पोल ऑफ पोल जो आपने निकाला, कि वो 55 कांग्रेस का मिनिमम होने जा रहा है। मिनिमम कांग्रेस की 55 से नीचे सीट नहीं आएंगी, ये दीपक शर्मा बड़े आराम से कह सकते हैं। 55 से नीचे कांग्रेस नहीं जा रही है, ये अभी मिस्टर अत्री का कहना है। 55 से ये कह रहे हैं 58 भी हो सकता है। अब जरा फटाफट मुझे एक चीज बता दीजिए, क्योंकि आपने हर कंस्टिट्यूंसी में आपके सोर्सेज हैं, हर कंस्टिट्यूंसी का फीडबैक आपके पास है। मैं चाहता हूं कि जरा जो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े तलवारबाज, घुड़सवार जो लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताइए। नंबर वन सूरमा नायब सिंह सैनी, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्रॉम लाडवा, इज ही विनिंग? ये जो फोटो आप देख रहे हैं, क्या ये साहब जीत रहे हैं? मोस्ट लाइकली निकल जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत सकते हैं। कारण क्योंकि खबर ये आ रही थी कि इनका चुनाव फंसा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव जीत सकते हैं। वन रीजन, 70% पोलिंग हुई है, और इन्होंने आखिर में जाकर के जो हाथ पैर पकड़े हैं और जो पूरे सिस्टम को लगाया है, और 2-3 दिन से जो आप वो बात कर रहे हैं खर्चे पानी वाली, वो सारे कार्यक्रम भी लाडवा में हुए हैं। प्लस वो जो बड़शामी वाला फैक्टर और तमाम अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें लास्ट में पे जो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, जो भी आप कहिए उनको, आप शब्द आपके हैं, वो सारा कार्यक्रम करके ये चुनाव निकल रहा है। क्या लोगों के पैर और हाथ पकड़ लिए? उन्होंने पैर पकड़ लिए? राजनीति में तो वही अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जीत सकते हैं, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैन विन। नंबर टू मिस्टर दुष्यंत चौटाला, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो अभी तक उप मुख्यमंत्री थे, मिस्टर दुष्यंत चौटाला, क्या ये जीत रहे हैं?
हार रहे हैं, क्या हो रहा है इनका? मैं केवल ये कह सकता हूँ, ही इज नोवेयर नियर विक्ट्री, ही इज नॉट इवन कंटेंशन फॉर ए विक्ट्री। वो जीत के नजदीक नहीं है, वो जीत की तरफ भी नहीं है, उनकी जीत की दिशा भी नहीं है, वो बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं। उनकी जमानत जब्त हो जाए तो मुझे अचंभा नहीं होगा। अरे कुछ रहम कर दीजिए अत्री साहब, ऐसा क्या है, क्यों डरा रहे हो? अरे 8 तारीख के बीच में 2-3 रातें खाना तो खाने दीजिए उनको, दुष्यंत जी को। ये सारा जो श्रेय जाता है ये माननीय पुष्पेंद्र जी को जाता है, जो इन्होंने इतना संघर्ष किया और जो उन्होंने कम से कम जो चौधरी देवीलाल की विरासत का ठेका लिए फिरते थे, उनको पुष्पेंद्र जी, चौधरी साहब, आपने क्या किसानों में हालत बना दी कि वो कह रहे हैं जमानत जब्त होने जा रही है? इतना नाराजगी दुष्यंत चौटाला से? अरे भाई, उभरता हुआ लड़का है, विदेश का पढ़ा हुआ है, यंग ब्लड है साहब, कुछ तो मौका दीजिए। देखिए, इन्होंने कुर्सी पर बैठ के लठ बजा दिया पुष्पेंद्र जी, कुर्सी पर बैठे नहीं कि लठ बजा दिया आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला का। ये तो भाई गलत बात है। नहीं, इनको कुर्सी पर बैठना, जमानत क्यों जब्त करवा रहे हो? मिला था हैं? इनको कुर्सी पर बैठने का मैंडेट नहीं मिला था। इनको आदेश ये मिला था, आप विपक्ष में रहेंगे या भाजपा को हराने का काम करेंगे। ये अगर बैठ भी गए थे तो जब किसानों पे अत्याचार शुरू हुए 2020-21 में, उस दौरान भी अगर इस्तीफा लेकर निकल लेते तब भी इनकी शायद कुछ जान बची। आप लोग ने क्या कहा था? आप लोगों ने इनसे इस्तीफा मांगा था, अगर ये इस्तीफा दे देते तो आप लोग बख्श देते इनको? भाई अगर इस्तीफा दे देते आप तो लोगों की नाराजगी है? जी हाँ, अगर ये इस्तीफा देके निकल जाते, नमस्कार करके, भले ही इनकी पार्टी टूट जाती, ये भी मुझे मालूम है। इनका जो स्टैंड था वो मैं जानता हूँ। उनका स्टैंड ये था कि भाई मैं अगर यहाँ से हटा तो मैं 2-3 माँ बेटा और एक आध मेरा एमएलए बचेगा, 7 भाग जाएंगे, वो बाद में भागे। लेकिन अब इन्होंने जो है जो साथ दिया, या तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं आर्थिक मजबूती तो अपनी कर ही लूं, लट तो लगने ही लगने हैं और नहीं तो पार्टी भी टूटनी है, तो 5-7-10 साल बाद संघर्ष करके या जो है हाथ पैर जोड़ करके दोबारा से आ जाएंगे। इस कैलकुलेशन से एज भी इनके साथ है, ये गए होंगे। दूसरा, मैं अत्री साहब ने जो बात कही ना 55-60 वाली, में एक और महत्वपूर्ण आपके दर्शकों के लिए बता दूं, क्योंकि मैं इसको लगातार स्टडी भी हरियाणा चुनाव को कर रहा हूँ। देखिए, पिछली बार 36% के आसपास जो है वोट था भाजपा का, 28% था कांग्रेस का और 35-36% वोट ही तीसरे अन्य दल ले गए थे। तीसरे दल भी अन्य छोटे, चाहे वो 14-15% जो है जेजेपी ले गई हो, 4-4.5% बीएसपी ले गई हो, 2%, 2.5% इनेलो ले गई हो, ये तो निर्दलीय वगैरह सब मिलाकर के ये भी भाजपा के लगभग बराबर ले गए थे। इस बार वो कॉलम सारा कलेक्ट होकर के और वो सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो है कांग्रेस के एकदम शूट होकर के 55+ पर जाएगी, मिनिमम 55 बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनसे, और 60 के आसपास रहने की मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि अब इस बार तीसरी जगह वोट जो है खराब होने नहीं जा रहा है, जैसे जेजेपी ने कर दिया था या अन्य दलों ने कर दिया था। चलिए सर, ये एक आपने दुष्यंत चौटाला का हाल फिलहाल का भविष्य बर्फ में लगा दिया किसानों में। अब मैं आता हूं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, अत्री साहब, अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं, हार रहे हैं? दीपक जी, कल तक हमने ये कहा कि वो शायद जीत जाएंगे, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता वो जीत रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहां कुछ भी हो सकता है। कल वो कंफर्टेबल थे, आपको याद है, हमने बात की थी, लेकिन आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला चुनाव हार जाए तो मुझे अचंभा नहीं होगा। नहीं, कोई कारण तो दीजिए सर, वोटिंग देयर शुड बी सम रीजन सर। देखिए, हरियाणा के लोगों ने एक फैसला कर दिया और सारे साथी इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे। हरियाणा के लोगों ने एक फैसला कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अघोषित तौर पर भाजपा के साथ होकर के हमें मूर्ख बना करके चुनाव जीतना चाहता है, उसको हम जीतने नहीं देंगे। उससे अच्छा हम भाजपा को जिता देंगे। दैट इज द कीवर्ड। आप क्यों कांडा से गठबंधन करते फिरते हो? क्यों आप बसपा के साथ गठबंधन करते हो? किसके कहने से करते हो? कब बीजेपी के साथ कांडा ये कहता है कि हम हैट्रिक बनवाएंगे और फिर आप जीत की उम्मीद करते हो किसान बेल्ट के अंदर? तो कोई भी आदमी जब उसने जिताना है तो सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को जिता देगा ना, वे प्रॉक्सी क्यों जितवाएगा? ये बात जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इनकी जो कंस्टिट्युएंसी है वहाँ वोट बहुत कम पड़ा है? मतलब हमें उम्मीद थी कि 80%, 75% वोट कम पड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जीत रहे होंगे।
नहीं, उसमें दीपक जी होता है क्या है कि जब आपका मेरा बहुत टाइट मुकाबला में कोई भी जीत सकता है, तो हरियाणा के लोग बड़े चाव से नाचते गाते वोट डालने जाते हैं। और इस केस में क्या है कि बहुत लेथार्जी आ गई कि सामने तो कोई है ही नहीं, चुनाव तो जीत ही लिया है, बात ही खत्म। तो उसके बाद वो जो जोश और उमंग और वो सारी चीजें होती है, वो ये मान लिया कि चुनाव तो हुड्डा साहब जीत ही रहे। उनके चुनाव की जीत जो है केवल एक मार्जिन का है, बाकी कुछ नहीं। और मुझे लगता है हरियाणा में इस बार भी हाईएस्ट ही रहेगा। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के सबसे अमीर प्रत्याशी, बीजेपी के नेता, द रिचेस्ट कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु नहीं जीत रहे साहब, नहीं जीत रहे। आज आपने सुबह उनके गांव का खांडा खेड़ी के वीडियो देखे होंगे, मारकूट लातों से, और वो सारी देखी होगी आपने। वो सारी चीज ये कह रही है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे। अपने ही गांव में जिस कैंडिडेट किया अत्री साहब, ये जो मारपीट हाथापाई देख रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु के गांव में, ये क्या दर्शाती है कि कैप्टन अभिमन्यु हार मान चुके हैं? हताशा में मारपीट हुई, उनको लग रहा था कि मेरे गांव के लोग मेरे खिलाफ वोट दे रहे हैं। दीपक जी, कई बार क्या होता है कि आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई मेरे गांव है और कोई वोट किसी को कैसे मिल जाएगी, या तो मेरा ये होना चाहिए, या तो मेरा ये होना चाहिए, और फिर आप उसमें अपनी डालाए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फर्जी वोटिंग भी करवाने लगे प्रशासन के दम पर, सरकार के दम पर। और जब इस तरह का हॉटली कंटेस्टेड चुनाव होता है जिसमें वर्टिकल डिवीजन है, आमतौर पे पहली बात जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि कई जगह बटा हुआ था, कोई इनेलो भी थी, कोई जेजेपी भी थी, कोई बसपा भी थी। इस बार वो स्थिति नहीं, इस बार या तो आप हो या मैं हूं, तो फिर हरेक का जो काडर है वो बहुत ज्यादा सजग भी है, वो बात आपको माननी पड़ेगी। और उसी के कारण जो इन्होंने जो जसवंत सिंह के बेटे के साथ कथित तौर पर जो इनके समर्थकों ने किया, जो उसके के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपने ही गांव में किसी को ये पनपने नहीं देंगे। प्लस बीजेपी की टिकट पर जाट कैंडिडेट जाट बेल्ट में होना, वो भी इनके लिए बहुत डैमेजिंग रहा। अदरवाइज ही इज नॉट ए बैड कैंडिडेट, उनका एक हल्के के प्रति कंट्रीब्यूशन भी है, वो शरीफ आदमी भी है, सारी बात है, लेकिन बीजेपी की टिकट पे थे, तो ये सारा काम इसलिए हो रहा है। एक और मैं देखना चाहूंगा, गोपाल कांडा का मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो गोपाल कांडा जिनके जूते की दुकान होती थी, शूज बेचते थे, शूज की दुकान थी, शूज का शोरूम था, जूता बनाते रहते, जूता बेचते थे ये साहब, आज से कई साल पहले। और जूता बेचते बेचते ये सियासत में आए, किसी बड़े मंत्री का दामन थामा, और जूता बेचते बेचते इन्होंने जहाज खरीद लिए। एक नहीं, दो नहीं, कई जहाज, हवाई जहाज खरीद लिए। ये जो कांडा है, जूते से जहाज का सफर, मिस्टर अत्री, ये कांडा जहाज से नीचे इनका जहाज उतर रहा है, या ये जहाज कहीं ना कहीं फिर से जीत की तरफ बढ़ रहा है? दीपक जी, एक और भी टेक्नोलॉजी होती है, इनका जहाज क्रैश कर गया है। क्रैश मैंने जानबूझ के नहीं बोला, चुनावी जहाज क्रैश कर दिया। इनका जो चुनावी जहाज था वो क्रैश कर गया। गॉड ब्लेस हिम विद अ लॉन्ग लाइफ। कारण ज्यादा स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस। नहीं, आपने अत्री साहब आपने कल रात आपने एक लिस्ट दी थी कि साहब गांव में स्कूटी बट रही है, मोटरसाइकिल की चाबी बट रही है, वॉशिंग मशीन बट रही है, रेफ्रिजरेटर बट रहा है, सिलाई मशीन बट रही है, लिफाफे जा रहे हैं, लिफाफे में कहीं 5,000 रुपया है, कहीं 10,000 रुपया है। और आपने कहा कि 6-7 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 100 खर्च, तो अगर आदमी 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसके बाद उसका जहाज क्रैश कर रहा है, तो क्या पैसा नहीं चला, पैसे का रुतबा नहीं चला इस बार हरियाणा में? देखिए दीपक जी, एक स्टेज ऐसी भी आती है जब सैचुरेशन हो जाता है चुनाव में, जब आपको ये लग जाता है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा इन समीकरणों में, तो फिर आदमी अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। ऐसी स्थितियां भी तो होती है ना, वैसी स्थिति की कंस्टिट्यूएंसी में हुई है 7 में से। क्या आप कह सकते हैं कि ये चुनाव, इस बार का चुनाव बहुत महंगा लड़ा गया, बेहिसाब पैसा खर्च हुआ? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं। कामधन भेद सब कुछ साहब उससे बहुत आगे, मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, सब कुछ, लोगों को मूर्ख बनाना, मूर्ख समझना, वो सब चीजें की गई। एक चीज और मैं लखेड़ा साहब के पास आऊंगा, चौधरी साहब के पास भी आऊंगा। एक और साहब में मेरी बड़ी दिलचस्पी है, उनकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी है, बहुत खराब बोलते हैं, अपने को ईमानदार बताते हैं और कहते हैं मैं कभी चुनाव हारा नहीं, मैं विजयी हूं।
उनका नाम अनिल विज है। और अनिल विज साहब से जब आज पूछा गया, इन साहब से, अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे पूछा गया कि क्या आप जीत रहे हैं, तो मैंने कहा साहब जीतने की बात छोड़िए, आज तारीख की शाम को मुझे मुख्यमंत्री निवास में मिलिएगा मुझसे, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बिकम चीफ मिनिस्टर, कम टू माई चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन October 8। जिस दिन मशीनें खुलेंगी उस दिन शाम को मुख्यमंत्री निवास पर आना, मैं वहां मिलूंगा, चाय पिलाऊंगा। अनिल विज ने की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे, किस पार्टी का आप हम जानना चाहेंगे। तो कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, कुमारी शैलजा को लेकर आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी, और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से? अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। जी अत्री साहब। देखिए दीपक जी, अब जो ताजा समीकरण, आज जिस तरीके की वोटिंग हुई, सारी बात हुई है, अभी कल तक तो हम ये बात नहीं दिक्कत में थे, लेकिन अब ये लगता है कि चुनाव शायद निकल जाएगा, वोटिंग देखने के बाद शायद चुनाव में जीत जाएगी क्लोज मार्जिन अनिल विज जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, और एक आप कह रहे और भी है जी, मूलचंद भी जो है वो भी शायद चुनाव जीत जाएगी, वो निकल जाएगी, वो केसी वेणुगोपाल की कोटे वाली टिकट। अत्री साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आज नहीं, कल नहीं, परसों ये सबके दिमाग में होगा और इसको मीडिया भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगी। मान लीजिए जिस तरह के नतीजे आए, जिस तरह का आपका असेसमेंट है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस जीत गई, 55 सीटें आ गई। क्या कांग्रेस के जीतने के बाद, 8 अक्टूबर को जीतने के बाद, शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तलवारें खिंच सकती है? क्या इन दोनों के बीच में कोई भिड़ंत हो सकती, टकराव हो सकता है? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि चुनाव के बीचों बीच शैलजा नाराज हो गई थी, उन्होंने कहा साहब हमारे कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया, और वो कोर्ट भवन में बैठ गई थी, वो कई दिन तक दिल्ली में रही, चुनाव प्रचार में नहीं आई। उसके बाद राहुल गांधी ने दोनों के बीच में कंप्रोमाइज कराया। तो क्या ये टकराव फिर से हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? महत्वाकांक्षा पालने का, उसके लिए प्रयास करने का अधिकार है, हुड्डा साहब को भी है, दीपेंद्र को भी है, शैलजा को भी है। लेकिन ये दीपक जी, सारा जो खेल है ये फाइनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल नंबर्स किस रूप में आते हैं और हाईकमान उनको कैसे लेता है, उसको पूरे इंडिया के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में उस चीज को कैसे लेती है, वो दोनों नेताओं को हैंडल कैसे करते हैं। क्या राहुल गांधी और खड़गे साहब दोनों को बुला के बिठाएंगे, बातचीत करेंगे, वो डिपेंड करेगा, वो सारी स्ट्रेटेजी ही डिपेंड करेगी फाइनल नंबर्स के ऊपर। उससे पहले कोई फायदा नहीं है। एक चीज निश्चित मान के चलिए, लॉबिंग हर तरफ से होगी, हर संभव लॉबिंग होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन हम पहले से नहीं मान रहे, लॉबिंग होगी, लॉबिंग होगी, पक्का पक्का पक्का। आपको लगता है? ईमानदारी से एक फिर बहुत ही ऑनेस्ट जवाब चाह, हो सकता है कि कुछ लोग आपसे, आपके जवाब से नाराज हो जाएं, लेकिन मेरा फर्ज है दोस्तों के प्रति हमारी वफादारी, हमारे व्यूअर्स के प्रति वफादारी, इससे सवाल मुझे पूछना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब अत्री साहब नाराज हो गए, अत्री साहब रूठ गए शैलजा की तरह। तो मुझे तो सवाल पूछना है, और सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया, अगर शैलजा को मान लीजिए, तो क्या ये हरियाणा संभाल लेगी? अगर भूपेंद्र हुड्डा नाराज बैठे हैं तो क्या ये हरियाणा चला लेंगी इन एब्सेंस ऑफ हुड्डा? देखिए ऑनेस्ट आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि धर्म संकट में डाल दिया। जिस स्टेट को, बड़े शर्म के साथ कह रहा हूं, मैं हरियाणवी हूं और पूरे शर्म के साथ कह रहा हूं, जिस स्टेट को मनोहर लाल खट्टर जैसा, मतलब क्या कहूं, ग्रॉसली इनकम्पिटेंट में अनसोशल पर्सन 9.5 साल तक भाग सकता है दुर्भाग्य के साथ, और बिना किसी ताकत के खड़ाऊ राज नायब सिंह सैनी कर सकते हैं 12 मार्च से लेकर आज तक। तो उस स्टेट को तो हमें तो सोचना चाहिए। एक बात तो मैं मनोहर लाल की कई बार सोचता हूँ कि अगर हमसे ऊपर मनोहर लाल 9.5 साल शासन करके, तो शायद वो ठीक ही कहते हैं कि हम कंधे से ऊपर कमजोर। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, ईमानदारी से, इसमें कोई फॉल्स ब्रावडो नहीं है जैसे हिसाब के लिए, लेकिन हकीकत यही है कि हरियाणा जैसी स्टेट को, हमारे पास तो क्या है,
हमारे पास तो सच्चाई है, हमारे पास तो दबंगई है, हमारे पास तो ईमानदारी है। झूठ को झूठ, सच को सच करना हमारी यूएसपी हरियाणा की। और वैसे स्टेट को मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति से 9.5 साल तक नरेंद्र मोदी पिटवा देते हैं। और अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां 20, 22, 25 सीटों की सोच रही है, तो एक बात तो तय मानता हूं मैं कि हरियाणा जैसा जो कृषि प्रधान देश है, ईमानदार प्रदेश है, वहां के लोगों में कहीं ना कहीं जो ये चाहते थे कुछ हद तक वो अंश बोने में कामयाब रहे हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की और दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। ओके, एक सवाल जो इन्होंने उठाया, अभी चौधरी साहब ने कहा कि साहब चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, चुनाव तो तब शुरू होगा और खत्म होगा जब मशीनें खुलेंगी, गिनती होगी और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा उम्मीदवार को कि भाई आप जीत गए। तो सर्टिफिकेट देने तक चुनाव जो है वो अभी भी अनक्लियर है, ये चौधरी साहब का कहना है। और इन्होंने एक तर्क दिया, इन्होंने कहा साहब मशीनों में खेल हो सकता है, बैलेट पेपर में खेल हो सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर खेल कर सकता है, काउंटिंग ऑफिसर खेल कर सकता है, ऊपर से कोई पुलिस वाला खेल कर सकता है। इस तरह की बातें और आशंकाएं इन्होंने व्यक्त की। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेसी में बड़ी पैठ है, क्या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, आईएएस ऑफिसर, कप्तान, डीएम, कलेक्टर, ये क्या हवा का रुख समझ रहे हैं, भाप रहे हैं? क्या ये बीजेपी के साथ आज भी जाने को तैयार है या आती हुई सरकार से डरेंगे? क्या भूपेंद्र हुड्डा का डर है या इनको लगता है कि खट्टर फिर कामयाब हो जाएगा खेल करके? ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करेगी 8 तारीख को? सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक, सबसे बड़े रैंक अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई बिरादरी है तो उसको कहते हैं नौकरशाही। अभी तक रिजल्ट नहीं आए, उन्होंने अपनी अगली पोस्टिंग तय करनी शुरू कर दी है। लॉबी लगे पड़े, 2 दिन से लगे पड़े। इसका जवाब मैं फिर वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी मत कीजिए, एक बार फाइनल फिगर आ लेने दीजिए। एक बार पोलिंग का फिगर आते ही मैं आपको ये बता दूंगा कि ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होगा। अगर 72% से ऊपर पोलिंग होती है इस चुनाव में, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि होगी, उसके बाद कोई बीजेपी का कोई भी नेता का फोन, ये ब्यूरोक्रेट, आप इनकी बात मानना तो छोड़िए, इनका फोन भी नहीं उठाएंगे, यही देख लीजिएगा, ये फोन भी नहीं उठाएंगे। ये रैंक अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको क्या लेना, इनको देश से, लोकतंत्र से, इनको किससे कुछ नहीं लेना देना। इनको अपनी पोस्टिंग चाहिए, इनको अपनी आराम तलबी चाहिए। ये मैंने बहुत क्लोज से देखा है और रोज देखता हूँ। ज्यादा रैंक अपॉर्चुनिस्ट पीपल अनफॉर्चुनेटली। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ये अब मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा। जो कल को ये पोलिंग परसेंटेज राजीव कुमार हून हो 65% डिक्लेयर करते, फिर क्या करोगे आप? किया है ना भाई, पूरे देश के स्तर पे किया नहीं क्या? सारा देश डेटा लिए बैठा है, वो कह रहे इतनी पोलिंग हुई, आप कर लीजिए, क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुनता, कहां जाएंगे आप बताइए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट द फाइनल डेटा कम एंड देन वी कैन सिट एंड डिस्कस ऑलवेज, वी आर नॉट इन ए हरी। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि फाइनल डेटा आने। अति साहब, फाइनल क्वेश्चन है, और फाइनल क्वेश्चन मैं चाहता हूँ एक सम अप करें। जिस तरह के एग्जिट पोल आ जाए, क्योंकि गोदी मीडिया के पोल हैं, और इसलिए हम इनको सच मान के चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को आगे दिखाया है, कम से कम गोदी मीडिया के पोल्स में। तो ऐसा लगता है, संभावनाएं हैं, आपका भी असेसमेंट है कि सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी 2014-2019 2 चुनाव विधानसभा के जीते, 2 लोकसभा के जीते, 10 साल मोदी जी ने शासन किया, जिसका आप इफेक्ट से अंत 8 अक्टूबर को हो रहा है, लेकिन बुरी तरह हार होगी अगर बीजेपी 25 के ऊपर नहीं बढ़ती। मोदी जी की 3 गलतियां क्या थी? व्हाट वर द फाइनल 3 मिस्टेक्स मोदी मेड? क्या 3 गलतियां करी? खट्टर को चुनना, नायब सैनी को बनाना, ध्यान नहीं देना, भूल जाना, हरियाणा को निग्लेक्ट कर देना, किसान आंदोलन में फंस जाना। अगर मैं एक हरियाणा के टॉप जर्नलिस्ट, किंग ऑफ हरियाणा से मैं पूछूं कि भाई ये दिल्ली का बादशाह गलती क्या कह दिया, तो पत्रकारिता का बादशाह क्या जवाब देगा? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी गलती आपने बिल्कुल सही कहा, मनोहर लाल खट्टर को फ्रॉम नोवेयर मुख्यमंत्री बनाना, उसको दोबारा से फिर रिपीट करना, सबसे बड़ी गलती थी, आत्मघाती गलती थी, नंबर 1। और ये शुरुआत यहाँ से हुई थी, और ये मान के चलिए, इसको गुजरात मॉडल ही कहते हैं कि किसी अपने व्यक्तिगत हैंडपिक्ड आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर रिमोट से दिल्ली से सरकार चलाना, ये गुजरात मॉडल होता है दीपक जी, और इसलिए होता है। इसकी शुरुआत हरियाणा
हरियाणा से भी थी, यहाँ के बाद महाराष्ट्र में गए थे, फडणवीस बने थे, फिर रघुवरदास बने थे झारखंड में, फिर ये पूरे देश के अंदर उन्होंने चलाने की कोशिश पहले बनाया और फिर दोबारा फिर बनाया, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में बनाया। पहली आत्मघाती गलती वो थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी किसानों के साथ फंसा लेना, और उसमें भी जो बेहुदगी की गई, बेहुदगी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, देश के अन्नदाता के सामने इस तरीके से पूरे समकालीन इतिहास में, मुझे एक उदाहरण बताइए आप, पूरी दुनिया के इतिहास में, कि सरकार सड़कें खोद रही थी दीपक जी, उसके अंदर नश्तर काट रही थी, उसके अंदर बोल्डर्स काट रही थी, अरे अपने किसानों के लिए। उनको 376 दिनों तक आपने दिल्ली में नहीं घुसने दिया, पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया आपने। सोच सकते हैं आप, और ये विश्व को करेंगे। और तीसरी जो घटना थी सबसे बेशर्मी की, वो थी पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ हुआ। केवल 2 लाइन की बात मुझे ये बताइए कि आप अगर ऑनलाइन पे भी कोई बेटी, कोई बहू, कोई बिजली बच्ची किसी पुलिस थाने में कंप्लेंट करती है, इस देश का कानून क्या कहता है कि एफआईआर कीजिए, जांच कीजिए, और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। इंटरनेशनल चैंपियन पहलवान बेटियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये शासन मोदी ने दिया, और आप उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के अंदर सत्ता वापस होगी। दुनिया के अंदर किसी देश के जो सैनिक होते हैं, सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, वो आपने ठेके में देखे हैं कभी? नरेंद्र मोदी ने वो भी कर दिया। और आप उम्मीद कर रहे हो कि हरियाणा का जो हर 10वां सैनिक देश का है वो हरियाणा से है, और वो वोट भी देंगे इनको। जिस सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी का दफ्तर में करोड़ों रुपए लिए पकड़े मिले, दफ्तर में, और मनोहर खट्टर और नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े होकर स्टेज पे ये कहे 10,000 आदमियों के बीच में कि हमने बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी। आप कल्पना कर सकते हैं जिस सरकार के अंदर कोई परीक्षा पिछले 10 साल में, एक परीक्षा नौकरियों के लिए आयोजित हुई और जो लीक ना हुई हो, उसका नाम बता दे मनोहर खट्टर, छोड़ दीजिए सारी बात, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। जिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को मनोहर खट्टर ने अपनी कलम से सस्पेंड किया, क्या उसको इनाम देकर सस्पेंड किया था, सजा दी थी? और वो सजा किस चीज की थी बता सकते हैं मनोहर लाल? ऐसे 1000 क्वेश्चन है दीपक जी, जो आप परसों तक बात कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट शुरू हो काउंटिंग तब तक भी बात कर सकते हैं। मेरा केवल इतना कहना है, हरियाणा की जनता ने देर आए दुरुस्त आए, और ये अब इन्होंने फैसला कर लिया। मुझे तो बहुत ज्यादा अब भी शर्मिंदगी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की 20 सीट आई तो। आई विल बी पर्सनली अशेम्ड डिस्पाइट दिस पैथेटिक एंड एट्रोशियस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लास्ट 10 years. Personally, I am saying this as a professional journalist. I have seen all those things. आत्मा होती थी भाई साहब जब बहादुरगढ़ जाते थे ना, और वो किसानों को दिन में देखते थे, वहां शौचालय की जगह नहीं है, वहां पानी की जगह नहीं है, वहां आंधी है, तूफान है। मैंने तो वहां शो किए खेतों के बीच में बैठ के तमाम किसान नेताओं के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं, वहां महिलाएं थी, उनके पास बेचारियों को सोने की जगह नहीं है, और किसी किसान ने 378 दिनों तक इतने भी किसी कानून की वायलेशन की हो। और इन्होंने क्या क्या किया वहां बॉर्डर के ऊपर, कुंडली बॉर्डर पे, याद है आपको, उनको इंस्टिगेट करने के लिए? सोच सकते हैं आप, वही जेएनयू वाला कार्यक्रम वहां भी किया था इन्होंने। ये तो इस देश का कभी जब हिसाब होगा ना दीपक जी, इस देश का ये शर्मनाक, सबसे बड़ा शर्मनाक अध्याय इस देश के इतिहास में कभी लिखा जाएगा, जो इन्होंने किसानों के साथ किया। इसको कोई भूल नहीं सकता, कोई भी रीजनेबल आदमी। और आपको लगता है किसान बेचारे वहां बैठे, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप हिंदुस्तान के कौन से कानून के तहत हरियाणा सरकार ने बॉर्डर बंद कर रखी है? मुझे कानून की धारा बताइए। और कोई बड़े से बड़ा वकील ले आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते हैं, क्या कह सकते हैं? ये वही कर रहे हैं। इस देश का जो अर्जित विकास था तो 47 से लेकर के आज तक, आज मैं बड़े भारी मन से ये बात कह रहा हूं, तंत्र के हर सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, जर्नलिज्म हो, विधायिका हो, इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और उसके बाद भी देश की जनता अगर घंटी बजा रही है तो उनको मुबारक, इसमें तो मैं आप क्या ही कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही मैं कहूंगा कि आखिर में जो आपने जो पार्टिंग सेंटेंस था उसके बाद कुछ कहने को ज्यादा है। अपनी बात आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा के बाद अगर कोई बिजी था हरियाणा का आदमी तो आप थे, और उसके बाद आप आए। आप बहुत थके हुए होंगे, बढ़िया खाना खाइए, भाभी जी से कहिए चाय वाय पिलाए।